Hello dear students, so in this video of radiation we'll be doing some problems pertaining to the different varieties that we have. But before that, let me cover a very small portion which I could not cover in the previous video, is pertaining to Wien's displacement law. So in Wien's displacement law we have this radiation curve, right? This is called the radiation curve, which is to be understood because there are a couple of questions which can come on this graph also. So basically what this graph is showing, right? So we have plotted wavelength versus intensity of radiation. So basically on the x-axis we are trying to plot all the wavelength present in the radiation. So I told you radiation has multiple wavelengths. It's a collection of many wavelengths. So all these wavelengths we have kept on the x-axis, and on the y-axis corresponding to each of these wavelengths what is the intensity. So so just recall, right? So this complete heat energy radiated is divided into different wavelengths. So each wavelength contributes towards the overall energy radiated, right? तो अभी हमने क्या देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं. तो लेट्स फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर ग्राफ. ये आप T2 T3 थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए अभी आप, ठीक है. T1 पे फोकस कीजिए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हम जब रेडिएशन की बात करते हैं गाइस तो आपको पता है कि रेडिएशन की बात स्टार्ट ही होती है कि किस टेम्परेचर पे रेडिएट कर रही है बॉडी, राइट. सो एनर्जी radiated is dependent on temperature, that is Stefan's Boltzmann's law, right? It is proportional to T to the power 4. So हमने एक कोई टेम्परेचर लिया और उस पर जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको लिया और उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स पे देखा कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है. तो देखा कि T1 टेम्परेचर पे लैम्डा एम एक वेवलेंथ है जिसपे कंट्रीब्यूशन जिसका मैक्सिमम है. आप समझ रहे हो? बेसिकली अगर आप एक वेवलेंथ ये लो या फिर एक वेवलेंथ यहां ले लो, ये दोनों वेवलेंथ भी उस एनर्जी का पार्ट है, उसमें उस रेडिएशन का पार्ट है. बट जो ये लैम्डा एम है इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, वो इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है. मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कई बार हम इस ग्राफ को ऐसे रट्टा तो मार लेते हैं लेकिन इस ग्राफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है हम समझ नहीं पाते. तो जेई एडवांस लेवल पे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये ग्राफ है किस चीज का. पहली बात तो ये ग्राफ क्या है, दिस ग्राफ इज प्लॉटेड एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक. फिर उस गिवन टेम्परेचर पे जितनी भी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसमें मैंने डिफरेंट वेवलेंथ्स देखी. जैसे मान लो मैंने देखा कि लैम्डा 1 से एनर्जी आ रही है 100 वॉट, फिर लैम्डा 2 से आ रही है 200 वॉट, लैम्डा 3 से आ रही है 400 वॉट, और फिर लैम्डा 4 से आ रही है फिर से 300. सो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मेरी एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम है, ठीक है. तो वो वेवलेंथ ये है. बाकी सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है पर उनका कंट्रीब्यूशन कम है. अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब हम अलग अलग टेम्परेचर पे इसको प्लॉट करते हैं तो हमने देखा कि ग्राफ का नेचर नहीं बदल रहा है, ठीक है. ग्राफ का नेचर नहीं बदल रहा है. ग्राफ का नेचर मतलब टेम्परेचर जब हम कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं तो ग्राफ शिफ्ट हो रहा है इधर इधर या ऊपर नीचे, लेकिन ओवरऑल पैटर्न सेम है कि देयर इज अ पीक एंड देयर इज अ डाउन स्लोप लाइक दिस. तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही हमारा बन रहा है पैटर्न वाइज. तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि अब ये बताओ कि अगर मान लो मुझे इस तरह का एक ग्राफ दिया हो तो जज करो कि T1 T2 T3 में ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे हमको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि भाई लैम्डा मैक्स इनटू टी, दिस इज ए कांस्टेंट, जिसको हम स्मॉल बी से बोल लेते हैं, ठीक है. तो ये चीज कांस्टेंट है. इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा मैक्स जो पीक वेवलेंथ है वो जो है शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, ये कम हो जाएगी. टेम्परेचर बढ़ाने से जो पीक वेवलेंथ है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ कम हो जाएगी. तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि T1 पे पीक वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए T1 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि T1 पे पीक वेवलेंथ जो है वो इतनी है. दिस इज योर पीक वेवलेंथ एट T1. और वही चीज T2 टेम्परेचर के लिए कब आ रही है, लैम्डा 2 पे आ रही है, तो लैम्डा 2 बड़ा है.
तो ये पीक वेवलेंथ ज़्यादा है, ये पीक वेवलेंथ ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुई है ना, तो ये बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इससे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आना है। तो बस ये याद रखना है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो ये दीज आर टिपिकली कॉल्ड रेडिएशन कर्व्स। अच्छा, ये पूरा जो बात होती है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। तो जब भी विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्वेश्चन आएगा, तो आप अगर नहीं भी लिखा हो तो आप एज्यूम कर लेना कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हो रही है। ठीक है, ये जो सारे कर्व बनते हैं, ये हम एज्यूम करते हैं कि जो बॉडी जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वो एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, सो और कांस्टेंट जो बी है इसकी वैल्यू आप याद रखिए, बी जो कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 2.88 into 10 to the power -3 meter Kelvin, because lambda m into t, so lambda is a length, meter Kelvin इस यूनिट में b की ये वैल्यू है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, दिस इज जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन है। दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, एक की रेडियस r1 0.2 मीटर है, दूसरे की रेडियस r2 0.8 मीटर है। ठीक, इसका T1 टेम्परेचर 800 केल्विन है, T2 का टेम्परेचर 400 केल्विन है। ठीक, ये बोल रहे हैं कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड बाय दिस बॉडी इज E। अगर ये E है तो इसकी वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ E, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए थे, E, 2E, E/4 और समथिंग समथिंग, राइट। तो हमें सही आंसर गेस करना था कि अगर इसकी E है तो इसकी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो यार, जब एनर्जी रेडिएटेड की कैलकुलेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये बात है किसकी, ये बात है स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ की, क्योंकि स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ ही हमको बताता है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब इसमें एक चीज और भी दी हुई थी, दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। मतलब दोनों स्फीयर जो हैं ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो आप देख लो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, अगर हम E1 लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, E a सिग्मा T1 to the power 4, दिस इज द फॉर्मूला, E a सिग्मा T पावर 4। नाउ यहाँ पे अगर हम इसी को E2 को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, E, एमिसिविटी दोनों की सेम लेंगे, क्यों, सीधी सी बात है भाई, जब बोल रहा है सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो एमिसिविटी प्रॉपर्टी होती है सरफेस के मटेरियल की नेचर की। तो बेसिकली यहाँ तो दोनों सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं। यहाँ पे आ जाएगा, एरिया अलग है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो अलग नहीं होगा दोनों के लिए, ऑफ कोर्स। यहाँ पे T2 to the power 4 ये दोनों होगा। अब इसका हम रेशियो कर लेंगे, क्योंकि हमको रेशियो से ही मतलब है। E1 की वैल्यू दी हुई है E, E2 हमें निकालना है डियर, तो इसको छोड़ दिया ऐसे ही, E से E कैंसिल हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैंसिल हो गया, A1। अब आप A1 देखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, सो दैट विल बी पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर, T1 की पावर 4, दैट मीन्स 800 to the power 4। दिस विल बी डिवाइडेड बाय पाई 0.8 स्क्वायर इंटू 400 to the power 4। You just plugged in the values, राइट। पाई से पाई का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि पावर 4 है तो हम जीरोस तो कट कर ही सकते हैं, राइट, क्योंकि वो नॉर्मली कैंसिल ही होंगे, पावर 4 में भी वो कैंसिल ही होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा E/E2, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 8 to the power 4, और यहाँ पे आ जाएगा 0.8 इंटू 0.8 इंटू 4 to the power 4। ठीक है, अभी इसको दोनों की पावर 4 है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं ना, a to the power m अपॉन b to the power m इज सेम एज a by b to the power m, एक्सपोनेंट से पढ़ा होगा आपने। तो ये हो जाएगा सिंपली 2 to the power 4। यहाँ से डेसिमल्स हम अपने ऑफ कर लेते हैं। ठीक, सो ये हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। सो ये चीज़ कैलकुलेट हो गया, आ जाएगी आपकी, ऊपर आ गया 2 to the power 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 4, दिस इज 16 गाइस। ठीक है, और नीचे हमारे पास 4 इंटू 4 एक और है, सो ये कैंसिल हो गया, रेशियो आ गया 1। इसका मतलब E2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू E। सो दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन। एज आई टोल्ड यू, मल्टीपल ऑप्शंस थे, E2, E3, E4, E, तो E2 इज इक्वल टू E।
आप देख रहे हो कितने आराम से क्वेश्चंस इस तरीके के मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू नो दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो है जेई एडवांस का 2015 का प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब कि अच्छा इसलिए क्योंकि भाई थोड़ा सा सोचना है, लेकिन एज आई टोल्ड अगर आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस कंपेयर करो मैकेनिक्स के, एसएचएम के जो कोर चैप्टर्स हैं हमारे, उनका जो इंटेंसिटी है, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी है और जो इनका कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार मतलब जेई एडवांस जो पेपर बनाते हैं वो भी जानते हैं कि बच्चे ज़्यादातर जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं मैकेनिक्स में और अदर कोर चैप्टर्स में, इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक करंट में, राइट। ये चैप्टर्स जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, राइट, कंसिडरिंग कि हमें टाइम नहीं मिला, जबकि यहीं से वो स्कोरिंग क्वेश्चंस बना के देते हैं ताकि जो बच्चे सही में सिंसियर हैं उस एग्जाम के लिए वो कोई चीज़ छोड़े नहीं, हर चीज़ को मतलब सिंसियरली कवर करें, तो आपको ईजी मार्क्स मिलते हैं इवन एडवांस क्वेश्चन में। उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं। तो क्या है, दो स्टार्स हैं, ठीक है, ए और बी, दो स्टार्स हैं, इनको हम एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ ए इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ बी, ये आपको मालूम है, और पावर एमिटेड बाय ए इज 10 to the power 4 टाइम्स पावर एमिटेड बाय बी। ठीक, अब बोल रहे हैं लैम्डा ए बाय लैम्डा बी। लैम्डा ए और लैम्डा बी क्या है? ये करस्पॉन्डिंग पीक्स हैं स्टार्स ए और बी के इन द रेडिएशन कर्व्स। ये हमें निकालना है। देखो समझो बात को, इन्होंने क्या किया, स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ को और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को कंबाइन किया। देखो जे एडवांस में यही करते हैं, वो थोड़ा सा इस एक पोर्शन, एक लॉ लेंगे, दूसरा लॉ लेंगे, दोनों को कंबाइन करके एक प्रॉब्लम बनाएंगे, बस उतना ही स्मार्टनेस थी इसमें। क्या बोल रहे हैं, लैम्डा ए लैम्डा बी क्या है? रेडिएशन कर्व्स में करस्पॉन्डिंग पीक्स हैं। तो अभी इफ वी जस्ट गो बैक गाइस, राइट, अभी हमने ये देखा था, तो ये लैम्डा एक का हो गया लैम्डा ए, ऐसे दूसरे का लैम्डा बी, मतलब ये दोनों पीक वेवलेंथ है करस्पॉन्डिंग उसमें। तो आपको मालूम है कि ये पीक वेवलेंथ है, तो इसका मतलब क्या होगा, दे विल ऑनर दिस रिलेशन, लैम्डा एम इंटू टी विल बी अ कांस्टेंट, लैम्डा एम इंटू टी विल बी अ कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ये सभी इसके लिए है गाइस, ये कैसा नहीं कि ये कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर स्टार के लिए होगा, दिस इज अ यूनिवर्सल ग्लोबल कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज 2.88, राइट। तो ये अपने को लॉ यूज करना, देखो कैसे यूज करते हैं हम लोग अभी इसको। हाँ गया, सॉरी, यस, हियर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमको ये मालूम है जहां जो चीज निकालनी है उससे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हमेशा अप्रोच फिजिक्स की बताता हूँ कि जो चीज हमें इमीडिएटली फाइंड करनी है, पहले उसमें देखो कि हमें उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमको मालूम है कि अगर हम लैम्डा ए की बात करें और टी ए की बात करें तो ये कांस्टेंट होगा, राइट। इसी तरीके से हम बात करें अगर लैम्डा बी की और टी बी की, तो ये भी तो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये बोल सकते हैं लैम्डा ए इंटू टी ए विल बी इक्वल टू लैम्डा बी इंटू टी बी, राइट। वैसे मैंने आपको ये लिख के दिखाया, अभी आप आगे से सीधे सीधे कर सकते हो कि लैम्डा एम इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। तो जैसे नहीं केमिस्ट्री में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख देते हैं डायरेक्टली, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वैसे यहाँ पे क्या लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट है, तो लैम्डा ए टी ए लैम्डा बी टी बी हो गया। अब हमें लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी निकालना है, तो दिस विल बी टी बी अपॉन टी ए। तो अब प्रॉब्लम शिफ्ट हो गई कहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स का रेशियो। उसके लिए देखो उन्होंने दिया हुआ आपको कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, टेम्परेचर का रेशियो निकालने के लिए आपको ऑलरेडी पावर एमिटेड का रेशियो दिया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप डियर पी ए लिखोगे तो क्या होगा, ब्लैक बॉडी है तो एमिसिविटी 1 हो गई, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए टी ए टू द पावर 4, राइट। पी बी क्या हो जाएगा डियर, जाएगा सिग्मा ए बी इंटू टी बी टू द पावर 4। आई गेस जो स्मार्ट बच्चे हैं समझ गए होंगे कि कहानी क्या होने वाली है। हम इन दोनों का रेशियो निकालने वाले हैं, सिंपल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, पी ए अपॉन पी बी इज वॉट, पी ए अपॉन पी बी इज 10 to the power 4, तो ये 10 to the power 4 लिख लिया हमने। ए दिस विल बी बेसिकली आर ए, सो दिस इज पाई आर ए स्क्वायर टी ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई आर बी स्क्वायर टी बी टू द पावर 4। पाई से पाई का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा डियर। आपको मालूम है आर ए अपॉन आर बी इज 4, आर ए अपॉन आर बी इज 4, तो आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर वुड बी 16। तो यहाँ से आ गया अपना 10 to the power 4 इज इक्वल टू
16 टाइम्स टी ए अपॉन टी बी होल टू द पावर 4। अब देखो यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर 4 लिख लेते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन का फोर्थ रूट ले लेंगे। इससे स्मार्ट वे ऑफ कैलकुलेशन, पूरी इक्वेशन का हमने फोर्थ रूट ले लिया। तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया टी ए अपॉन टी बी, राइट। 10 की पावर 4 का फोर्थ रूट 10 हुआ, ये 2 हुआ, तो यहाँ से हो गया ये 5। तो हमारा टी बी बाई टी ए डियर ये आ गया 1/5, है ना। टी बी, यहाँ से देखो कुछ गलती तो नहीं की मैंने, पी ए बाई पी बी ये दिया था 10 की पावर 4, तो पी ए बाई पी बी 10 की पावर 4 लिखा मैंने, और ये पाई आर ए स्क्वायर टी की पावर 4, ये पाई आर बी, आर ए अपॉन आर बी वॉज 4, तो उसको मैंने लिया कर लिया 16, दिस 2 की पावर 4, टी ए बाई टी बी की पावर 4, यस। तो टी बी बाई टी ए आ गया हमारा 1/5, और हमको डियर वही चाहिए था। तो यहाँ से ये आंसर आपका लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इज 1/5। लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर।